अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन की सियासत में तल्ख बयानात, कड़ी तनकीद और संगीन इल्जामात के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए थे, मगर अब शहबाज शरीफ की मेजबानी में पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की दीगर जमातें इशाइये पर इकट्ठी हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इशाइये में नहीं शरीक हुए, लेकिन उनकी जमात के एक वफ्द ने उनकी नुमाइंदगी की। सवाल यह है कि क्या ये इशाइया पीडीएम की जमातों को दोबारा यकजा कर सकेगा या नहीं। अब से कुछ देर पहले ये इशाइया खत्म हुआ, मीडिया से किसी ने बात नहीं की। खबरें ये जरूर आई कि ऑफर की गई है शहबाज शरीफ की तरफ से कि तमाम अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए, मगर जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है तो नूनी के सीनियर नायब सदर और पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी ये कह चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी एतमाद बहाल नहीं करती उसकी पीडीएम में वापसी की उम्मीद ना रखी जाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी शो कॉज नोटिस देने पर मुआफी का मुतालबा कर चुके हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ अपनी मुफाहमत की सियासत से क्या तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि हुकूमत को फिलहाल अपोजिशन से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। आपसे कुछ देर पहले ये इशाइया हुआ है और उस इशाइये में ऐसे शिरकत के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, कोई बर्फ पिघली है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो खुद आए नहीं, मगर वफ्द ने बहरहाल शिरकत की। बहुत सख्त जुमलों का तबादला, फिर कराची में इलेक्शन हुआ, एक दूसरे पर इल्जामात, उसके बाद आमने सामने आए हैं और शहबाज शरीफ साहब भी क्योंकि बाहर आए हैं, तो कोई बर्फ पिघली या कोई बर्फ नहीं पिघली? देखिए शाहजेब, जब से शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए हैं उनकी कोशिश है कि वो अपोजिशन की सफ बंदी को इत्तेहाद के साथ एक मौसर ताकत और कुव्वत में तब्दील करें। और अब आपको मालूम है कि बजट सेशन भी शुरू होने वाला है 11 जून से, और हुकूमत ने जो अभी तमाम शोबदाबाजी की है, इक्तिसादी नंबर्स के जरिए वो खेल रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ये है कि मुल्क की मईशत अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अभी मैं भी अवाम से मिलता हूँ, अपने हल्के में जाता हूँ और हर तरफ से यही शोर सुनाई दे रहा है कि महंगाई ने गरीब आदमी के लिए अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना नामुमकिन कर दिया है। और पाकिस्तान जो कि पहले ही बड़ा मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, अब अगर मुर्गी का गोश्त भी वहाँ 500 रुपए किलो बिकेगा तो एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे मुतवाजन गजा खिला सकता है? मगर मतलब इसमें आपका जो किरदार है ओपोजिशन का, आप देखें ना, आप ये सारी की सारी बातें करके और मुआशी तरक्की की बातें करके या बदहाली की बातें करके आप लोगों ने पीडीएम बनाया। पीडीएम बनी थी मुजाहिमत के लिए और टूट फूट का शिकार हो गई। शहबाज शरीफ साहब को मुफाहमत आती है, वो तो लफ्ज़ अगर मुजाहिमत लिखा भी हो तो भी वो उसको मुफाहमत पढ़ते हैं, तो फिर वो अपनी मुफाहमत की सियासत से कुछ कर सकते हैं ओपोजिशन का या नहीं कर सकते? देखिए, जो उनकी मुफाहमत है वो अपोजिशन के लिए है। हुकूमत के साथ तो ना मुफाहमत हो सकती है ना उसका कोई सवाल पैदा होता है। और आज का जो इशाइया था इसमें तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जो बजट सेशन है इसमें जो भी हुकूमत की अवाम दुश्मन तजावीज़ होंगी, और अगर हुकूमत ने अपनी नाअहली और नाकामी का बोझ अवाम पे नए टैक्सों की सूरत में डालने का फैसला किया या कोशिश की, तो आज सबका ये फैसला था कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसका मुकाबला करेगी, मुजामत करेगी और उसको नाकाम ऐसे मतलब वो कह चुके हैं, शौकत अली साहब ने कह दिया हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे। और इस वक्त तीसरे साल में मुआशी इस्तेहकाम आने के बाद इस वक्त नजर आ रहा है कि मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। अगर 2018 वाली सतह पर नहीं है तो कम अज कम जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स में बेहतरी आ रही है। तो ये जो फील गुड फैक्टर पैदा होगा उसके बाद आपकी अपोजिशन में जान कैसे पड़ेगी? अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल करती है, नए टैक्सेस नहीं लगाती है, जीडीपी ग्रोथ के नंबर नजर आते हैं, तो आपकी अपोजिशन में कैसे जान पड़नी है जब आप वर्स्ट टाइम में वो जान नहीं डाल पाए? ये नंबर तो वो सारे आरटीएस सिस्टम वाले नंबर हैं। जिस तरह के 2018 के इलेक्शन का नतीजा निकला था वैसे ही इक्तिसादी तरक्की के नंबर निकल रहे हैं। आप अगर नीचे मैन ऑन द स्ट्रीट एक आम आदमी से पूछें, मजदूर से, किसान से, रेडी वाले से, दिहाड़ीदार से, कि उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हर रोज आटा चीनी महंगा हो रहे हैं, हर रोज मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है, हर रोज लोगों की जो रोजमर्रा की अशिया उनकी दस्तरस से, उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। तो हुकूमत ने अगर कोई ग्राफ सीधा किया या तरक्की दी है तो वो तो सिर्फ महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, गुर्बत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये जो किताबों के अंदर अल्फाज का गोरख धंधा है, इससे आम आदमी तो खुश नहीं हो सकता, उसके लिए तो उसकी जिंदगी अजीरन है। इसलिए अपोजिशन हम इंशाअल्लाह अब पार्लियामेंट के अंदर जहां बजट पे करेंगे, इसके अलावा कल पीडीएम का सरबराही इजलास है जिसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो हमारी सियासी सरगर्मियां हैं उनको अगले मरहले में तेज करने के लिए क़यादत फैसला पीपल्स पार्टी को दावत है कल के लिए?
नहीं, कल तो पीडीएम के अंदर जो शामिल जमातें हैं वही उसी इजलास में शरीक होंगी। और आपको मतलब वो पीडीएम से बाहर नहीं गए थे, उन्होंने अपने ओहदेदारों को विड्रॉ किया था। वो कहते हैं पीडीएम से हमें कोई नहीं निकाल सकता। जब उनके ओहदेदार ही विड्रॉ कर गए पीडीएम से, तो कल तो पीडीएम के ओहदेदारों का इजलास है ना, फिर उसमें तो फिर उनकी गुंजाइश कैसे बनेगी? और आप दावत भी नहीं भेजेंगे कि जी आप वो शिरकत करें ना करें, आपकी तरफ से दावतनामा भी नहीं जाएगा? नहीं, दावतनामा तो तब जाता कि जब वो पीडीएम से खुद को वाबस्ता रखते। उन्होंने खुद फैसला किया है, उनका इख्तियारी फैसला है, लिहाजा हम उनका एहतराम करते हैं। हर पार्टी का इख्तियार है कि वो पीडीएम में रह सकती है या छोड़ सकती है, लेकिन जो जमातें बाकी पीडीएम के अंदर शरीक हैं वो बहुत यकसू हैं, वो बहुत मजबूत हैं और वो बहुत पुरज़म है कि इंशाअल्लाह ताला वो अपने उस ऐलान और मिसाक की तकमील के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगी जो उन्होंने कौम के सामने पिछले साल सितंबर में किया था। ऐसा क्या बिलावल ने कोई जाती तौर पर इनवाइट किया गया था, उसके बावजूद अगर वो नहीं आए हैं तो कोई पैगाम पहुंचाया, या आपके ख्याल में वो आते तो ज्यादा बेहतर होता आज के डिनर में? देखिए, हमें खुशी है कि आज अपोजिशन जमातों के तमाम नुमाइंदे शाइये में शरीक हुए। अलबत्ता अगर बिलावल भुट्टो साहब खुद जाती तौर पे आते, वो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और हमने तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को मदऊ किया था, वो खुद जाती तौर पे शरीक होते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन उनका एक हाई पावर डेलीगेशन जिसको यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ साहब और शहरी रहमान साहबा उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, वो शरीक हुआ। इसी तरह अमीर हैदर होती साहब जो है वो एएनपी की नुमाइंदगी कर रहे थे और बाकी भी पीडीएम की तमाम जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इसकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत के लिए अपोजिशन से बड़ा चैलेंज खुद तहरीक इंसाफ ही का जहांगीर तरीन का ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि अपोजिशन फैसला नहीं कर पा रही है कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल कह रहे हैं कि वो किसी को गैर कानूनी रियायत नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीटीआई में मोटरसाइकिल पर आने वाले लैंड क्रूज़र का ख्याल दिल से निकाल दें। इंसाफ के नाम पर बनने वाली पार्टी में किसी को एनआरओ देने का सोच भी नहीं सकता। अपोजिशन समेत सब लोग गवाह हैं, किसी पर कोई नए केस बनाए ना ही खत्म कर सकता हूं। दूसरी जानिब पीटीआई के नायब चेयरमैन और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका में एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर नाम लिए बगैर तरीन ग्रुप पर कड़ी तनकीद की। अर्ज ये है, वो हाथ डालने की कोशिश करता है, किसी तरफ को हाथ डालने की कोशिश करता है कि एका हो जाता है, एक मजमा जमा हो जाता है, धमकियां मिलती हैं, हुकूमत को उल्टाने की बात की जाती है, अक्सरियत को पलटने की, अकलियत में बदलने की बात की जाती है। खान मेरा चेयरमैन सामने बैठा था, वजीर आजम सामने बैठा था। खान, इज्जत अल्लाह देता है, इस कुर्सी पे तुम्हें अल्लाह ने अपने हबीब के सदके बिठाया है। डट जाओ, मत परवाह करो तीतर की पटेल की। किसी की जात को निशाना नहीं बनाया था, एक मुहावरा है, उर्दू का मुहावरा है, या इन्नलजी या उन्नलजी, ये क्या है? साथ भी है और नहीं भी है। खान हमारा लीडर है, लेकिन 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 क्या लेकिन इसी माहौल में जहांगीर तरीन ग्रुप को रियायतें देने की खबरें भी गर्म हैं। दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल जहांगीर तरीन ग्रुप के दौराने में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शिरकत की थी और कहा था कि ग्रुप के नुक्ता नज़र में बड़ा वजन है, ये वो लोग हैं जिनसे हमारी पार्टी को इस्तेफादा करना चाहिए। हम सारे एक ख़ानदान हैं और ख़ानदान के अंदर कई दफ़ा ऐसी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो। यहाँ पर भी एक सियासी और इंतज़ामी जो हमारी राबता कार है या कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। हमने जो तमाम नुक्ता नज़र है वो बड़ी तफसील से सुना है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वज़न है। ये वो लोग हैं जिनसे हमारी पार्टी को इस्तेफादा करना चाहिए, इनके तजुर्बे से, इनकी जो बातें हैं उससे। सारी सूरत हाल है। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार फवाद हुसैन साहब मौजूद। फवाद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। फवाद हुसैन साहब, आपने बड़ा जामे अंदाज में चाहे जहांगीर तरीन का ग्रुप का मामला हो या फिर अपोजिशन का मामला हो उस पर लिखा है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है वाकई वज़ीर आज़म कोई रियायत देने के मूड में नहीं है या तरीन ग्रुप को रियायत दी जा रही है मगर उसके बावजूद ये खतरा है इस वक्त हुकूमत के लिए? जी शाहज़ेब साहब, देखिए इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा
जो है उनको फेवर दिया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि उनके जो मामलात हैं उनके साथियों के वो कुछ हद तक रिजॉल्व किए जा रहे हैं। उनके जो हलकों के इश्यूज़ थे, उनके जो दीगर जो एक सियासी मामलात होते हैं जो रूटीन में हल हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे, और वो बुनियादी तौर पर वो प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस का था, वो तो कुछ हद तक रिलीफ जो है वो मिलने जा रही है। लेकिन जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब के अपने मामलात का ताल्लुक है, वो उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुकी है गवर्नमेंट के, अब अनलेस ऐसा हो कि जो अली जफर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें को बहुत बड़ी चीज़ आ जाए जिसकी बुनियाद पर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो तहकीकात चल रही हैं उनमें कोई नया मोड़ आ जाए। अगर ऐसा नहीं आता तो वो तो अपने रूटीन में चलते रहेंगे। तो फौरी तौर पर बजट तक तो मेरा ख्याल है मामलात कुछ सुधर गए हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल में उनको रिजॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा अभी। एक तरफ तरीन ग्रुप हो गया, दूसरी तरफ ये ऑपोजिशन है। आज इशाइया दिया शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो आए नहीं, पीडीएम के लिए उन्हें दावत नहीं है क्योंकि वो अपने ऑफिसर्स को विड्रॉ कर चुके हैं। ये शहबाज शरीफ कोई किरदार अदा कर सकते हैं जो तितर बितर ऑपोजिशन है इसमें, या आपके ख्याल में इससे कोई खतरा नहीं है अभी हुकूमत को? देखिए शाहजेब साहब, इसमें अगर तो पीडीएम के हवाले से हम ये सोच रहे हैं कि वो एकदम फाल हो जाएगी और उस तरीके से जो है उसकी जो मुज़ाहिमती पॉलिसी है वो एक बार फिर जो है शुरू हो जाएगी, जिसका हदफ ये था कि हुकूमत को गिराया जाए और हुकूमत को बाहर निकाला जाए, तो मेरा ख्याल है वो तो होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें नज़र आ रहा है कि शहबाज साहब जब से मुतहर्रिक हुए हैं तो उनकी जो तर्ज़ सियासत है वो अब आहिस्ता आहिस्ता गालिब आती जा रही है फ़िलहाल, और उस सियासत का हिस्सा ये है कि तमाम तर जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पर अपोजिशन के लोग हैं, उनको जोड़ा जाए। चुनाचे जो इख्तलाफात पीडीएम के दरमियान उभर कर सामने आ गए थे, जिनकी रोशनी में पीडीएम से पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया था, मेरे ख्याल में आज का जो ये इशाइया हुआ है ये उसकी तरफ एक पहला कदम है कि कुछ हद तक उन जख्मों पे मरहम रखा जाए और अपोजिशन को कंबाइंड तरीके से कुछ थोड़ा ज़्यादा फाल बनाया जाए। मतलब जो इस्लामाबाद में ये गुफ्तगू हो रही थी और जो ज़ाहिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बयान से कि जी हाँ हमारी सुलह हो गई है, उससे और तक़वियत हुई। फिर ये भी हुआ कि जी इशारा अगर मिलेगा तो फिर तरीन साहब को भी मिलेगा, तो फिर शायद हुकूमत को खतरा हो। क्या वो ख़तरात मौजूद हैं या उस फ्रंट पर हुकूमत के लिए इत्मीनान है कि सब चीज़ें ठीक है वहाँ? देखिए, उस तरह का कोई ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा कि कोई फौरी तौर पर कुछ तब्दीली आने वाली है, या वो जो एक पेज की हम बात करते थे वो अब वर्क की बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। हाँ, ये ऐन मुमकिन है कि उस पेज के अंदर कुछ थोड़े से कॉलम मुख्तलिफ हो गए हों, लेकिन कोई बहुत बड़ी दरार हमें नज़र नहीं आई। प्रॉब्लम असल में जो थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइम गंभीर होता जा रहा है वो पंजाब का है। जहांगीर तरीन साहब का जो मामला जिसका भी हमने जिक्र किया वो भी पंजाब का है। चौधरी निसार साहब की जो एंट्री हो रही है वो भी पंजाब में है। शहबाज साहब की जो मुफाहमती सियासत है उसमें से भी कुछ शाखें जो हैं वो पंजाब से जाकर जुड़ती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है मुफाहमत का PMLN से अगर बनता है तो उसका भी जो रोड है वो या पाथ है वो पंजाब में जाती है। तो पंजाब में कुछ मूवमेंट हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है सेंटर में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया फजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत के हवाले से क्या इशूज़ हैं और क्या नहीं है। अपोजिशन तितर बितर नज़र आती है। 29 को जो अब इजलास है उसमें भी पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं करेगी, तो पीडीएम फिलहाल इकट्ठी होती नज़र नहीं आती। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं, मज़ीद पर बात करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के केसेस से मुतालिक सूरत हाल में मजमूई तौर पर बेहतरी आई है, मगर सिंध में केसेस में इजाफा हो रहा है। खुद वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पूरे मुल्क में जितने भी फ़ाल केसेस हैं उनका 50% सिंध में है। इसलिए सिंध हुकूमत ने न सिर्फ कोरोना से मुतालिक पहले से आयद पाबंदियों में 2 हफ्ते की तौसी करने का फैसला किया है, बल्कि पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में तय किया गया है कि कल से रात 8 बजे के बाद अवाम के गैर ज़रूरी घूमने पर पाबंदी होगी। IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वालों को रोकने की हिदायत कर दी गई है। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे, जबकि इससे पहले 8 बजे तक थे। जबकि बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। जुमे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। वजीर आला ने कमिश्नर को हिदायत की है कि कराची में SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शादी हॉल, एक्सपो हॉल, इंडोर गेम्स, पार्क्स, गेमिंग जोन्स बंद रखने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, इसके अलावा ब्यूटी क्लिनिक्स, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद की गई हैं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केसेस में पहले के मुकाबले में कमी होती नजर आ रही है, मगर इसके बरक्स सिंध में यौमिया केसेस की तादाद पहले दूसरे सूबों की निस्बत कम थी और अब बढ़ती जा रही है। पंजाब में पहले की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी है, मस्बत केसेस की शरह 3.4% है। खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत केसेस की शरह 6.2% है। बलोचिस्तान में 5.2% है, जबकि सिंध हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ कराची में मस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में आज सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में रवा साल किसी को बगैर इम्तिहान प्रमोट ना करने का फैसला किया गया है। तमाम क्लासों के इम्तिहानात SOPs के तहत हर सूरत होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। रिजल्ट में ताख़ीर की सूरत में जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगी। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी और इसका फैसला सूबे करेंगे। ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, सिंध में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्ज़ा वहाब मौजूद है। मुर्ज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने इस हवाले से तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऐलानात भी किए। कल से अवाम गैर ज़रूरी तौर पर शाम 8 बजे के बाद बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, इसे इन्फोर्स भी करेंगे क्योंकि ऐलान हो जाता है फिर इन्फोर्समेंट का मसला होता है। सिंध ने बाद में पीक किया है, हमें नज़र आ रहा था, और कल असद उमर साहब ने भी कहा कि जो बरतानिया का वेरिएंट था वो पहले क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में आया तो वहाँ पर पहले पीक किया, अब यहाँ पीक कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्फोर्समेंट भी होगी, इक़दामात भी होंगे। शादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। लेट मी स्टार्ट ऑफ ये जो आपने असद उमर साहब वाली बात की कि यूके वेरिएंट जो है पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में है, उसके बाद अब यहाँ मुंतकिल हो रहा है। इसीलिए वज़ीर आला सिंध ने बैक इन मार्च कहा था कि आप आमदोरफ्त के ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि जो लोग जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं और इस वेरिएंट को मज़ीद फैलने से हम रोक सकें। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वफाकी हुकूमत ने हमारी बात से इत्तफाक नहीं किया और नतीजा ये है कि अब गो कि मैं खुश हूँ बहैसियत पाकिस्तानी के शुमाली इलाका जात के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशो है उसमें बतदरीज कमी आई है, लेकिन मैं सूबाई सिंध के अंदर अब देख रहा हूँ कि सिचुएशन बढ़ाई की तरफ जा रही है। आपने परसेंटेज खुद बताई, कराची शहर के अंदर अगर एक हफ्ते की आप एवरेज लें तो तकरीबन कोई 12% पॉजिटिविटी की शरह है। हैदराबाद में तकरीबन 11% पॉजिटिविटी की शरह है। इसी तरीके से अगर आप पिछले एक महीने से मवाजना करते हैं आज प्रेजेंट सिचुएशन का, तो 24 अप्रैल को पूरे सूबे सिंध के अंदर तकरीबन कोई 850 केसेस थे। अब 24 मई को वो केसेस बढ़कर डेली बेसिस पर तकरीबन 1600 पर आ गए हैं। 100% उन केसेस में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो कि अस्पताल में दाखिल होते हैं, होम आइसोलेशन जिनकी नहीं होती, उसमें भी बतदरीज इजाफा हुआ है। पिछले कोई 7 से 8 रोज़ में तकरीबन कोई 203-204 पेशेंट्स या 203-204 बेड्स के ऊपर ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। तो ये शो करता है कि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। अब आते हैं वो सख्त फैसलों के ऊपर। शादी दिक्कत ये है कि हुकूमत के लिए और हुकूमती अमले के लिए एक कैच-22 सिचुएशन है। हम सख्ती करते हैं तो जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट का मालिक है, बिजनेस का ऑपरेटर है, वो हमसे नाराज़ होता है। और अगर हम सख्ती उस तरीके से नहीं करते, हमारी इंतज़ामिया उस तरीके से सख्ती नहीं कर पाती, तो मीडिया पर ये चीज़ नशर की जाती है कि सिंध हुकूमत की SOPs की कलई खुल गई और सब ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जहाँ हुकूमत को, हुकूमती अमले को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें बचना है हिंदुस्तान वाली सूरत हाल से, और अगर देख रहे हैं हम कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल कंट्रोल हुई है, तो आवाम को तो ताउन करना ही पड़ेगा। मगर अनफॉर्चुनेट है कि अवाम ने अक्सर औकात ताउन नहीं किया है। तो कल से रात 8 बजे के बाद इफेक्टिवली कर्फ्यू होगा कि अगर आपको अस्पताल जाना है, कोई ज़रूरत है, तो फिर आप निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वजह नहीं बता पाए तो पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस आपसे पूछेगी। मगरिब तक कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। मगरिब के बाद जो है पुलिस हरकत में आएगी और लोगों से सवाल जवाब किया जाएगा कि आप अननेसेसरीली अपने घरों से ना निकलें। कोई अगर वजह है खुदा ना खास्ता निकलने की, आपको अस्पताल जाना है या कोई और ऐसी नेसेसिटी है, तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज जो लोग ऐसे निकलते हैं उनको रोका जाएगा और जगह जगह पर पुलिस को हिदायत दी है कि आपको रुकावटें लगानी होगी ताकि लोगों को रोका जा सके। तो इसलिए अब फैसला ये कर लिया है वज़ीर आला सिंध ने। और जो हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पॉजिटिविटी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, साउथ और सेंट्रल,
यहाँ की डीसीज को भी आज बुलाया था, एसपीज को भी बुलाया था और सबको ये कैटेगोरिकली कन्वे किया गया है कि आप सख्ती के साथ फेस करें और जहां पर एसओपीज को वायलेट किया जा रहा है उन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त जुर्माने कानून के मुताबिक इनके ऊपर लगाए जाए। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ाबाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अवाम की जिम्मेदारी है ताउन कीजिए हुकूमत के साथ ताकि इस वबा को कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त सिंध की सूरत हाल और सिंध में खासतौर से कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब नजर आ रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है, मगर सवाल उठा है कि क्या अमेरिका माजी की तरह अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ देगा या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, क्योंकि माजी की गलतियों के संगीन नताइज निकले। 70 की दिहाई से पहले का अफगानिस्तान जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क ना सही लेकिन आज के अफगानिस्तान से कहीं मुख्तलिफ और निस्बतन पुरअमन था। वो अफगानिस्तान जो जिद्दत की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें सियासी हुकूक, खवातीन की तालीम जैसे मामला शामिल थे, वो देखते देखते एक खंडर बन गया। 70 की दिहाई में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और इस कब्जे को अमेरिका ने सेंट्रल एशिया पर सोवियत यूनियन के असर रसूख के तौर पर देखा, जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत ने अफगान जिहाद को फंड किया, मुजाहिदीन को हीरो बनाया, उनके हाथों में असलहा दिया, सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और फिर अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया। मगर जिस सोच को अमेरिका ने अफगानिस्तान में परवान चढ़ाया था उसका खात्मा ना हो सका। अफगानिस्तान में तरक्की पसंद सोच की जगह इंतहा पसंदी ने ले ली। अफगान तालिबान ने मुल्क पर कब्जा किया, इख्तिलाफ राय को दबा दिया गया, खवातीन को घरों तक महदूद कर दिया गया और मुल्क खाना जंगी की तरफ चला गया। और इस जंग ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया। मगर अमेरिका की इस हिकमत अमली पर खुद अमेरिका के अंदर से तनकीद हुई। 2009 में साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने एतराफ़ किया कि जिन लोगों से हम आज लड़ रहे हैं उन्हें हमने फंड किया और फिर हमने पाकिस्तान को यह कहकर तना छोड़ दिया कि अब आप इस जंग के नताइज से खुद निपटें। The people we are fighting today, we funded. जिन लोगों से आज हम लड़ रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्हें 20 साल पहले हमने फंड किया था। हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सोवियत यूनियन से हमारी कशीदगी चल रही थी। उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और हम उन्हें सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करता देखना नहीं चाहते थे और फिर हम काम के लिए निकल पड़े। और उस वक्त हमने कहा कि चलें ISI और पाकिस्तानी फौज से डील करते हैं, मुजाहिदीन को भर्ती करते हैं और फिर कहा कि चलें कुछ मुजाहिदीन को सऊदी अरब और दूसरे ममालिक से भी लाते हैं ताकि सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकें। और फिर क्या हुआ? सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और वो पीछे हट गया और फिर हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया और हमने कहा कि जो शिद्दत पसंद हमने आपके मुल्क में छोड़े हैं आप खुद उनसे निपटे और आपकी सरहदों पर जो माइंस लगे हैं आप खुद उनसे निपटे। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, बल्कि हम आप पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। हमने पाकिस्तान की फौज और ISI से डील करना छोड़ दिया और अब हम उस नुकसान की भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. क्या इस दफ़ा अमेरिका की हिकमत अमली अलग होगी? रमसाल 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा, लेकिन इस बार अमेरिका की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से तो दस्तबरदार होगा मगर खित्ते से दस्तबरदार नहीं होगा और अफगानिस्तान पर अपनी निगरानी भी बरकरार रखेगा। इस बार खुद अमेरिका के अंदर ये बहस छिड़ गई है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की मुकम्मल दस्तबरदारी के संगीन नताइज हो सकते हैं, जिसमें दहशतगर्द तंजीमों का दोबारा से मुनज़्ज़म होना शामिल है। जबकि ठीक 1 माह पहले ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ मुआहदों के लिए काम कर रहा है ताकि अफगानिस्तान से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए फौजें और जंगी जहाज रखने के लिए बेस दिया जाए। और आज ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी फौजी मौजूदगी में मदद फराहम करने के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रसाई देने की इजाज़त दी है। आज रोज़नामा डॉन में सहाफ़ी अनवर इकबाल की शाया होने वाली खबर के मुताबिक पेंटागन का दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका को फ़िज़ाई और ज़मीनी रसाई जारी रखेगा। साथ ही अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस डेविड हेलवे ने गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सेनेट के सामने बयान दिया कि पाकिस्तान ने अफगान अमल में हमारी मदद की है और अफगानिस्तान में हमारी फौजी मौजूदगी की मदद करने के लिए हमें फ़िज़ाई रसाई की इजाज़त दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया है, अफगान अमन अमल की हिमायत की है और पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी की मदद के लिए हमें फ़िज़ाई रसाई की भी इजाज़त दी है। हम पाकिस्तान से अपनी बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल, अफगानिस्तान के अमन के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की मदद अहम होगी।
सवाल उठ रहा है कि जब अफगानिस्तान में अमरीकी फौज नहीं होगी तो क्यों पाकिस्तान से ज़मीनी और फ़िज़ाई जो रसाई है उसका तसलसल अमरीका को चाहिए। साथ ही माशी तौर पर भी अमरीका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है। रवा माही यह खबर सामने आई कि अमरीकी सेनेटर ने एक बाय पार्टीजन बिल मुतारिफ करवाया है जिसका नाम पाकिस्तान अफगानिस्तान इकनॉमिक डेवलपमेंट एक्ट है। और इस बिल में यह तजवीज़ मौजूद है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अपॉर्चुनिटी जोन्स तामीर किए जाएँ ताकि यहाँ से बनने वाली अशिया को अमरीकी मार्केट में ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो सके। और ख्याल किया जा रहा है कि इस इकदाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को मुआशी तौर पर फ़ायदा हासिल होगा। अमरीका के क्या इस वक्त ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस हद तक कामयाब होगा। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों की रसाई थी अमरीका के साथ, मगर उसकी फ़ौज भी अफगानिस्तान में थी। अब जब फ़ौज का इनखला कर रहे हैं मगर उन्हें रसाई चाहिए और पाकिस्तान वो रसाई देगा, क्या एग्जैक्टली इरादे हैं? क्या अमेरिका ये इरादा नहीं रखता कि जिस तरह 80 की दहाई में छोड़ के गए और फिर जो तबाही हुई पाकिस्तान ने भी भुगता, अफगानिस्तान में भी भुगता, वही हाल ना हो? वो जरा इकोनॉमिक जोन्स की भी बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ बेहतर होगा इस इनखला से? देखिए शाहजेब, पॉलिटिकल फ्रंट पे तो इस वक्त बज़ाहिर जो बाइडन भी ये चाहते हैं, ज़रमी खलिजाद भी ये चाहते हैं कि अफ़गान जो क्राइसिस है उसका कोई पॉलिटिकल हल निकले। और उसमें खुसूसन जब अभी तुर्की में जो प्रोसेस होने जा रहा है उसमें चीन, रूस, ईरान और इस तरह के रीजनल पावर को या ग्लोबल पावर को दावत देना भी इस तरफ इशारा है। पाकिस्तान पे भी उनका मुसलसल प्रेशर और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर यही है कि तालिबान को जंगबंदी पे आमादा कर लो। और तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जिससे ये लगता है कि शायद अफ़गानिस्तान में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन उससे पैरेलल, अगर जो मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज पे ज़्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन अमरीकियों के अमली इक़दामात से ऐसा लगता है कि शायद वो ख़ुद भी स्टेबिलिटी की तरफ अफ़गानिस्तान को नहीं ले जाना चाहते और रीजन में रह के शायद उनके इरादे कुछ और हैं। मसलन एक तो जिस तरह तालिबान को एक तरफा रियायतें तो दी गई, अब तालिबान से उन्होंने जंगबंदी तक नहीं मनवाई, लेकिन अब पाकिस्तान पे हद से ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान को जंगबंदी पे आमादा करे। दूसरा, अब ये देखे कि कुछ चीज़ों के लिए जब उन्होंने चाहा तो तालिबान को मनवा भी लिया। मसलन 1 मई को उनकी अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो जाना था, लेकिन ये वो नहीं हो सका। तो फिर तालिबान को बैक डोर राब्तों के ज़रिए उन्होंने ये 3 महीने मोहलत पे आमादा कर लिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अभी तालिबान ने मुआहदे के ख़ात्मे का ऐलान नहीं किया, अगरचे उन्होंने एतराज़ किया कि अमरीकियों ने अपना वादा पूरा कर लिया। अब ये अड्डों वाला जो मामला है, तो अगर अमरीकी चाहते तो मेरे ख्याल में वो अफ़गानिस्तान में किसी अड्डे को रख सकते थे और उस पर तालिबान को एग्री करवा सकते थे, लेकिन उधर से तो निकल रहे हैं, फ़ौज भी जल्द अज जल्द निकाल रहे हैं, अड्डे भी खाली कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की निगरानी के लिए आप हमें अड्डे दे दें। तो इसकी मंतिक समझ में नहीं आती और उससे उन कंस्पिरेसी थ्योरीज को जवाब भी मिल जाता है और उसमें वज़न भी नज़र आता है कि शायद रीजन के हवाले से अमरीकियों के इरादे अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना बल्कि कुछ और है। मतलब अब ये अगर अपनी मौजूदगी भी बरकरार रखना चाहते हैं और आप कह रहे हैं इस मौजूदगी की वजह इस्तेकाम नहीं है अफगानिस्तान में, तो क्या अगर वैसे ही छोड़ के चले जाएं जैसे 80 की दहाई में गए थे, तो आपके ख्याल में फिर ज़्यादा बेहतर इस्तेकाम आ सकता है? या फिर प्रेजेंस रखें तो वो किस तरह अमेरिका रखे कि जिसकी वजह से इस्तेकाम आए, अगर आपको लग रहा है कि वो उनका इरादा नहीं है इस वक्त इस्तेकाम का? नहीं, उस तरह छोड़ के अफगानिस्तान को तबाही के सपुर्द करके अमरीकियों का निकल जाना और भाग जाना, वो तो तबाही होगी। और न सिर्फ ये कि 80s का अशरा रिपीट हो जाएगा, बल्कि उससे कई गुना वर्स शक्ल में रिपीट हो जाएगा। तो उसके लिए अड्डों की मौजूदगी तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में ज़रूरी नहीं है। उसके लिए तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप रीजनल पावर के साथ मिल के और पॉलिटिकल कंसेंसस का या सियासी हल का कोई रास्ता निकाल लें और इस वक्त अशरफ गनी पे भी दबाव डालें कि वो पॉलिटिकल सलूशन के लिए अपना रवैया ऐसा बना दे कि जो तालिबान के लिए काबिल कबूल हो, और तालिबान पे भी दबाव डाला जाए कि वो ऐसा रवैया अपनाएं कि जो बाकी अफ़गान सोसाइटी और उनके लिए काबिल कबूल हो। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने एक तरफ अफ़गान हुकूमत को बाईपास करके अमेरिका से मुज़ाकरात किए, जिसने अफ़गान हुकूमत की पोजीशन को काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया और कमज़ोर किया, और फिर उनसे तो कैदी चढ़वा दिए, उनसे तो जंगबंदी तक वो नहीं करवा दी। फिर अभी वो मामला हल नहीं हुआ है तो आप अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे तो छोड़ रहे हैं,
लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान से डिमांड कर रहे हैं, जो इस वक्त यकीनन पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि इन हालात में अमेरिका को अड्डे दे दे, और वो भी अफ़गानिस्तान की निगरानी के नाम पे। तो ये लॉजिक उनकी समझ नहीं आती कि आप अफ़गानिस्तान में इतने बड़े बड़े अड्डे उन्होंने तामीर किए थे कि जो पहले लगता था कि शायद इन्होंने 50-60 साल की तैयारी की है, जो कंधार में और जो बगराम में उनके बेसेस हैं। तो उससे लगता यही है कि एक तो खामखा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना या अंडर प्रेशर लाना है, और दूसरा उसके मकासद को जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की निगरानी तो अफ़गानिस्तान ही से बेहतर हो सकती थी, या फिर अगर उनको फ़िज़ाई निगरानी चाहिए तो पूरे अफ़गानिस्तान को उन्होंने GPS कर लिया है, उनके ड्रोन जहां से भी चाहें वो फ़िज़ा में मौजूद रह सकते हैं। कतर में उनके अड्डे हैं, तो बॉर्डर पे अगर आप पाकिस्तान में अड्डे चाहते हैं तो आप कतर के अड्डे क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? उससे पहले उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे उनके अड्डे थे। तो मैं तो जितना भी एक तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ, तो मुझे तो पाकिस्तान में अड्डों की समझ नहीं आती। अच्छा, फिर अभी अड्डे न बने हैं, न पाकिस्तान ने अभी तक अड्डे दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें तो अफ़गान मीडिया में और बाकी जगहों पे ये ख़बरें आनी शुरू हो गई है, और ज़ाहिर बात है कि वो अमेरिकन ही लीक कर रहे होंगे कि जी पाड़ा चिनार में अड्डा बन गया और वहाँ पे अड्डे की तामीर जारी है। तो लगता तो यही है कि खामखा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना, ज़ेर दबाव लाना, और फिर ये जो ख़बरें हैं उसका मकसद भी पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार और बेचैनी को जन्म देने के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद पर बात करेंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगने और फिर उसके बाद पाकिस्तान से ज़मीनी या फ़िज़ाई रसाई अफ़गानिस्तान तक होने की खबरें गर्म थी, और अब से कुछ देर पहले दफ्तर ख़ारजा का बयान सामने आया है कि पाकिस्तान में कोई अमरीकी फ़ौजी या एयर बेस नहीं है। ऐसी तजवीज़ ना ज़ेर गौर थी ना है। इस बारे में क़यास राइयाँ गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2001 से एयरलाइन एंड ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क है। अमरीका से कोई नया मुआहदा नहीं किया गया है। दूसरी जानिब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुनियादी शहरियत से मुताल्लिक एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें JUIF के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत को न सिर्फ बहाल किया गया है, बल्कि नादरा के अक्टूबर 2019 के इस इकदाम को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया गया है, जिसमें हाफिज अब्दुल्ला को गैर मुल्की करार देकर उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया था। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने लिखा है कि शहरियत किसी भी इंसान का सबसे कीमती बुनियादी हक है। दूसरे तमाम हुकूक, चाहे वो सियासी हो या समाजी, कोई भी शख्स उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसका किसी रियासत के साथ शहरियत का ताल्लुक ना हो। अगर किसी शख्स की शहरियत छीन ली जाती है तो उसके लिए आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक बेमायनी हो जाते हैं, जिसके इंसानी ज़िंदगी पर तबाहकुन असरात होते हैं। फैसले के मुताबिक नादरा के पास किसी शख्स की पाकिस्तानी शहरियत के तयन से मुताल्लिक फैसला करने का इख्तियार नहीं है, और वो भी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। माजी में देखा गया है कि कई मुकदमात में दरख्वास्तें इस बुनियाद पर खारिज हो गई क्योंकि मुतल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसी ने नज़रसानी के बाद अपनी राय तब्दील कर ली थी। तफसीली फैसले के मुताबिक ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि नादरा या मुतल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैसे ये नतीजा निकाला कि हाफिज अब्दुल्ला और दीगर दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। फैसले के मुताबिक ना ही नादरा और ना ही मुतल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसी किसी शख्स की शहरियत के तयन की मजाज है। कौमी शनाख्ती कार्ड की मौतली या मनसूखी के गहरे और संगीन नताइज होते हैं, क्योंकि इससे मुतासरा शख्स की ज़िंदगी अमली तौर पर रुक जाती है, उसे आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। उसके अलावा ये शख्स रोज़गार हासिल करने का हक खो देता है, अपने बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, तिजारत या किसी कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। सिर्फ यही नहीं, सेहत और तालीम तक रसाई से भी महरूम कर दिया जाता है। फैसले के मुताबिक मुतालिका शख्स के अहले खाना भी इस सबसे यकसा तौर पर मुतासिर होते हैं। मुख्तसरन आइन के आर्टिकल 9 में दिया गया जिंदगी का हक अमली तौर पर छीन लिया जाता है। फैसले में मजीद लिखा है कि पाकिस्तान समेत 35 ममालिक ऐसे हैं जहां पैदाइश पर शहरियत मिलना शहरी का हक है। शहरियत कानून के मुताबिक हासिल हक है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला कैसे पाकिस्तान का शहरी नहीं है। फैसले के मुताबिक नाकिस पॉलिसी की वजह से माजी में कुछ नाअहल लोगों ने शनाख्ती कार्ड हासिल किए। अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी कानून बनाने वालों पर है। नादरा की आईनी जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक काम करे और कानून से बाहर ना जाए। अदालत ने अपने फैसले में हाफिज अब्दुल्ला समेत 10 शहरियों के शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दिया है। साथ ही पेमरा की जानिब से हाफिज अब्दुल्ला को टीवी चैनल्स पर बतौर मेहमान बुलाने पर पाबंदी के फैसले को भी गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।